हेलो फ्रेंड्स, राव एकेडमी बाई राकेश सर में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करना चाहते हैं क्लास 12th चैप्टर सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश। चैप्टर नेम इज़ लॉस्ट स्प्रिंग और इसको लिखने वाली हैं एनीस जंग। इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है इस स्टोरी को, और इस स्टोरी जो है 2 भागों में डिवाइड किया है इन्होंने। पहली स्टोरी को थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज़ इन द गार्बेज। इस कहानी की बैकग्राउंड कुछ इस हिसाब से है कि जो यहाँ पे ऑथर हैं एनीस जंग जो हैं, उनका इनकाउंटर होता रहता था, उनकी मुलाकात होती रहती थी कुछ बेयर फुटेड बॉयज़ से, नंगे पैर होने वाले लड़कों से। और उसकी दुर्दशा के ऊपर, उनकी बैड कंडीशंस के ऊपर, कि किस तरह से उनकी जो ग्रिंडिंग पॉवर्टी थी वो किस कारण से थी, क्या ट्रेडिशन थी, क्या परंपराएं थी, किस तरह से उनकी लाइफ जो थी एक्सप्लॉयटेशन के अंदर गुजरती थी, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा उन्होंने लिखा है। वाई डू यू डू दिस? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. इसमें जहाँ चैप्टर के अंदर आई वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे लेखिका ने अपने लिए किया है। सबसे पहले लेखिका एक क्वेश्चन पूछती हैं, वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने कहा साहिब से, whom आई इनकाउंटर, और उस साहिब से मेरी मुलाकात होती रहती थी एवरी मॉर्निंग, लगभग हर सुबह मुलाकात होती थी। स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग का मतलब होता है तलाश करना, और वो जो साहिब नाम का लड़का था वो तलाश करता रहता था फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। कभी आपने सुना है कि गार्बेज डंप्स के अंदर, कूड़े के ढेर के अंदर जो है कभी कोई गोल्ड मिल सकता है? नहीं। यहाँ गोल्ड से मतलब किसी सिक्के से है, किसी पैसे से है, किसी कॉइन से है, किसी नोट से है, तो ताकि वो मिल जाए उन बच्चों को, वो जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं, उन्हीं के बारे में लेखिका ने लिखा है। लेखिका कहती है, मेरी उन बच्चों से मुलाकात हुई, एक साहिब नाम के लड़के से लगभग हर सुबह मुलाकात होती थी, जो कूड़े के ढेर से सोने की तलाश करता रहता था, पैसे की तलाश करता रहता था, सिक्के की तलाश करता रहता था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपने घर को बहुत लंबे समय पहले ही छोड़ दिया था। सी सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो ये लोग पहले, जो बांग्लादेश की राजधानी थी ढाका, उसके बीच में हरे भरे खेतों के अंदर रहा करते थे। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। आज इस साहिब नाम के लड़के को उसके दिलो दिमाग में दूर दूर तक उसका घर नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। लेखिका कहती हैं कि बहुत से ऐसे तूफान आए जो उसके खेतों को बहा कर ले गए, बाढ़ें आई। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसको उसकी माँ ने बताया था। जब थोड़ी सी मुलाकात साहिब से एनीस जंग की हो जाती है तो पूछती है कि भाई कहाँ से हो, कैसे हो, तो बताता है कि भाई हमारी माँ ने तो हमें बताया था कि हम बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वहाँ रहा करते थे, और हमारे बहुत अच्छे खेत थे, लेकिन बाढ़ों के कारण, तूफ़ानों के कारण वो सारे के सारे ख़राब हो गए, ख़त्म हो गए। दैट्स वाई दे लेफ्ट। इसी कारण से साहेब और उसके परिवार के लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी। बड़े बड़े शहरों की तरफ वो लोग आए गोल्ड की तलाश में, पैसे की तलाश में। वेयर ही नाउ लिव्स। और आजकल जो वो जहाँ भी वो लोग रहते हैं, इन प्रेजेंट रहते हैं, वो केवल इसी कारण से आए थे कि उनकी जगह सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी। अब लेखिका कुछ क्वेश्चन पूछती हैं उस साहिब नाम के लड़के से, क्योंकि उसकी कंडीशन को देख के वो बहुत दुखी हैं, तो वो कुछ पूछती हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। साहिब से जब पूछा
राइटर ने, ऑथर ने, तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, वो बड़बड़ाता है। तो लेखिका फिर उससे कुछ कहती हैं, गो टू स्कूल, अरे बेटे स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली, मैंने थोड़ा प्यार से उससे कहा कि भाई स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली, लेखिका कहती हैं कि मुझे तुरंत ये महसूस हो गया था, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि कितनी बेकार सी एडवाइस थी मेरी, कितनी बेकार सलाह दे रही थी मैं। जिनको खाने को जिनके पास कुछ है नहीं, वो स्कूल कहाँ से जाएंगे। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वो कहता है कि जी हमारे तो पास में कोई स्कूल है ही नहीं। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कोई स्कूल बना देगा तो मैं स्कूल चला जाऊंगा। तो लेखिका, ऑथर उसको फिर कहती हैं, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जॉकिंग, मैंने हल्के से प्यार के से अंदाज में हल्का सा मुस्कुराते हुए, जोक करते हुए साहिब से पूछा कि अरे साहिब, मैं अगर स्कूल बनवाऊं तो स्कूल में आएगा। तो साहिब उत्तर देता है, यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, खुश होकर जवाब देता है, हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। कुछ दिन निकल जाते हैं, कुछ दिनों की बात की घटना है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वो लड़का मेरी तरफ दौड़ के आता है और मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, इज योर स्कूल रेडी, कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। अब लेखिका से जब उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है तो वो किस तरह से उत्तर देती हैं, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, कि बेटे किसी भी स्कूल को बनाने में तो टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। आई से, मैं उससे कहा, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, मैं बड़ी उलझन में पड़ गई थी, मैं बड़ी परेशानी में पड़ गई थी, क्योंकि मैंने उस लड़के से एक ऐसा वादा कर लिया था जिसका कोई मतलब ही नहीं था। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, यहाँ पे एक शब्द थोड़ा सा टफ इस्तेमाल हुआ है, ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है नीरस। बट प्रॉमिस लाइक माइन, लेखिका कहती हैं लेकिन जैसा वादा मैंने उस लड़के से किया था, अबाउंड, ऐसे वादे तो काफ़ी थे, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके नीरस संसार के अंदर। यानी कि ऐसे लोगों को जो गरीब होते हैं उनको वादे देना, झूठे वादे करना तो हज़ारों लोग देते रहते हैं। तो उसने सोचा शायद इसका इस चीज़ के ऊपर घना लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, लेखिका कहती हैं कि कई महीने उसको जानने के बाद, आई आस्क हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। तो जब किसी से किसी का नाम पूछा जाता है तो नेचुरली वो उत्तर देता है। तो सेम उसी टोन में उस साहिब ने उत्तर दिया, साहिब आलम, उसने कहा मेरा नाम साहिब आलम है। ही अनाउंसेस, वो जोर दे के कहता है, ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, वो इसका मतलब भी नहीं जानता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो अपने नाम का मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो शायद अपने नाम पर बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पाता। अनवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अपने नाम से अनविज्ञ होकर, ही रोम्स द स्ट्रीट, वो गलियों में घूमा करता था, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, एक ऐसी सेना के साथ, ऐसे बच्चों के ग्रुप के साथ, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो बिल्कुल सुबह के पक्षियों की तरह आते, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर तक गायब हो जाते। क्योंकि कूड़े बीनने का जो काम होता था वो सुबह सुबह बच्चे आते थे, कूड़ा बीनते थे, उनमें कुछ सिक्का मिल जाता था, वो सुबह करते थे, पक्षियों की तरह आते थे, मॉर्निंग बर्ड की तरह, और दोपहर तक गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, कई महीने निकलते गए, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, लेखिका कहती हैं कि मैं उनमें से लगभग हर किसी को पहचानने लगी थी। अब थोड़ा स्टोरी और आगे की तरफ चलती है। लेखिका एक लड़के से क्वेश्चन पूछती हैं, जो ग्रुप है, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। लेखिका कहती हैं उससे, अरे भाई तुम चप्पल वप्पल क्यों नहीं पहनते। मैंने एक से कहा, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो वो लड़का उत्तर देता है, अरे मेरी मम्मी ने ना, मेरी माँ ने ना उनको सेल्फ से ही नहीं उतारा, ऊपर अलमारी में रख रखी है, मुझे दी नहीं वो चप्पल पहनने के लिए।
इवन इफ शी डिड सी विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर। तो एक तीसरा जो लड़का है वो अपनी बात को ऐड कर देता है। क्या कहता है? अगर वो उतार भी देती, इसको चप्पल दे भी देती, तो भी ये फेंक देता। हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। और ये बात जिस लड़के ने कही थी, उस लड़के ने जूते ऐसे पहन रखे थे जो आपस में मैच नहीं कर रहे थे। एक दूसरा दो अलग अलग तरह के जूते उसने पहन रखे थे। When I comment on it, लेखिका कहती हैं कि जब मैंने उस बच्चे पे, दूसरे लड़के पे कमेंट किया, he shuffles his feet, तो उसने अपने पैर को घिसा, and says nothing, लेकिन कुछ नहीं कहा। I want shoes says a third boy, एक तीसरा लड़का वहाँ और खड़ा हुआ था, उसने कहा मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life, लेकिन कहती हैं उस लड़के ने अपनी ज़िंदगी में कभी जूते ही नहीं खरीदे थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, जब भी कभी देश की मैं यात्रा करती हूँ, आई हैव सीन, मैंने देखा है, चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, तो बच्चे नंगे पैर घूमते रहते हैं। अब दुर्दशा के ऊपर, बैड कंडीशंस के ऊपर लेखिका कुछ कह रही हैं कि जब भी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ अपने देश के अंदर, मैं देखती हूँ नंगे पैर घूमने वाले बच्चों की संख्या बहुत है। इन सिटीज़, शहरों में घूमते रहते हैं। ऑन विलेज रोड्स, गाँव के रोडों पर भी मुझे देखने के लिए मिल जाते हैं। It is not lack of money, but a tradition to say barefoot is one explanation. तो कुछ लोग कहते हैं, कोई एक्सप्लेन करता है, जो लीडर्स लोग होते हैं, खासकर ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया है उन लोगों के लिए। वो कहते हैं कि पैसे की कोई कमी वमी नहीं है, लेकिन ये तो एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है नंगे पैर रहने की। आई वॉन्डर, मुझे तो ये आश्चर्य होता है, लेखिका कहती हैं, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन, कि ये तो केवल एक बहाना है। ए परपेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की सतत स्थिति से बचने के लिए। तो पॉलिटिशियन तो ऐसे बहाने लगाते रहते हैं। अब उन बच्चों को देखकर लेखिका थोड़ा अपने पुराने टाइम के अंदर खो जाती है, उसको पुरानी कुछ यादें आने लगती हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उदीपी, कर्नाटक के अंदर एक स्थान पड़ता है उदीपी। I remember a story a man from Udupi once told me. मुझे एक कहानी याद आती है, लेखिका कहती हैं, जो कहीं उदीपी के एक व्यक्ति ने सुनाई थी। वो क्या स्टोरी थी, थोड़ा सा उसका वर्णन कर रही हैं। As a young boy, he would go to school past an old temple. उस व्यक्ति ने कहानी सुनाई थी कि एक यंग बॉय की तरह वो स्कूल जाया करता था, और वहाँ एक पुराना सा टेम्पल था, मंदिर था, वेयर इज़ फादर वॉज ए प्राइस्ट, और उसी मंदिर में उसके जो पिताजी थे वो पुजारी का काम करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, तो वो कुछ समय के लिए वो लड़का, अब लेखिका किसी दूसरे की कहानी सुना रही हैं अपने पुराने टाइम की, तो वो जो लड़का था ब्रीफली टेम्पल पे रुकता था एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और अपने लिए जूतों के लिए प्रार्थना किया करता था। तो वो कहानी लेखिका को याद आती है कि वो भी समय था, उसके पास जूते नहीं थे, पुजारी का बेटा था, उसने कभी कहानी सुनाई थी। 30 years later, लगभग 30 सालों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, लेखिका कहती हैं 30 साल के बाद दोबारा से मैंने यात्रा की उस कस्बे की, उस मंदिर की, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन द एयर ऑफ डेसोलेशंस। लेखिका कहती हैं लेकिन अब तो वो ना तो मंदिर रहा था, वो सारा का सारा ख़त्म हो चुका था। इन द बैकयार्ड, अगर देखें पीछे के आंगन की तरफ, वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट, वहाँ पे एक नया पुजारी रहता था, पुराने वाला नहीं था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, अब वहाँ पर पीछे की साइड में जो है रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की कुछ कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, तो वहाँ पे एक लड़का लेखिका ने देखा जो कि एक ग्रे यूनिफॉर्म के अंदर था। वेयरिंग सॉक्स उसने डाल रखे थे, शूज़ डाल रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग, लगभग हाँपता हुआ आता है, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड के ऊपर अपने स्कूल बैग को दे मारता है, थका हुआ आता है। लुकिंग एट द बॉय, लेखिका उस लड़के को देखती हैं और कहती हैं, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, अरे मुझे वो प्रेयर, वो प्रार्थना याद आती है। अनदर बॉय, जो किसी लड़के ने की थी, हैड टू द गॉडेसेस, देवी माँ से, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, की शायद उसको फाइनली एक जो जूते थे वो मिल जाएं। लेट मी नेवर लॉस देम,
कि अगर वो जूते मुझे कभी मिल जाएं तो मैं कभी उनको खोऊंगा नहीं। इस तरह की वो बातें लेखिका को याद आती हैं कि 30 साल पहले किसी ने ऐसी प्रार्थना की थी। द गॉडेसेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, शायद देवी माँ ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट, अब वो जो युवा लड़का था वो पुजारी के बेटे के लड़के की तरह था। नाउ वर्सूज, जो जूते पहन के रखता था। बट मैनी अदर लाइक्स द रैक पिकर्स, लेखिका कहती हैं देखो पुजारी की ज़िंदगी, चाहे वो पुजारी दूसरा था लेकिन ज़िंदगी बदल गई है। पुजारी के बेटे के पास आज शूज़ हैं, सॉक्स हैं, यूनिफॉर्म है, लेकिन अब वो दोबारा से अपने ध्यान को केंद्रित करके सेंट्रलाइज करके लेकर आती है इन्हीं के ऊपर, रैक पिकर्स के ऊपर। बट मैनी अदर्स लाइक्स रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेंड शूजलेस। वो कहती है लेखिका कि भाई हमारे जो आसपास जितने भी ये बेचारे रैक पिकर्स रहते हैं, कूड़ा बीनने वाले रहते हैं, ये तो बेचारे शूज़लेस हैं, इनके पास तो जूते ही नहीं है, शूलेस हैं जितने भी हैं। अब थोड़ा सा ये जो रैक पिकर्स हैं कहाँ रहते हैं, किस कंडीशंस में रहते हैं, उनका इस पैराग्राफ में लेखिका ने, एनी जंग ने थोड़ा सा डिक्टेट किया है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। मेरी जानने की इच्छा इन नंगे पैर रहने वाले जो भी कूड़ा बीनने वाले लोग थे, या मेरी जो जिज्ञासा थी इनके लिए, वो मुझे लेकर जाती है सीमापुरी के लिए। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के नज़दीक एक स्थान है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, यहाँ थोड़ा सा इस लाइन को समझने की आवश्यकता है तो ये दिल्ली के पास लेकिन इससे बहुत दूर है। मेटाफोरिकली का मतलब होता है एक तरीके से फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको रूपक अलंकार कहते हैं। लेकिन ये दिल्ली जैसी नहीं है। दिल्ली में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, शान है, शौकत है, सारी चीज़ें हैं, पैसा है, लेकिन इन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली के पास होते हुए, दिल्ली के पास होते हुए बिल्कुल ही अलग है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स, जो लोग यहाँ रहते हैं वो स्क्वेटर्स हैं, जिन्होंने ज़बरदस्ती जगह को हड़प रखा है। हु कैम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हैं बैक इन 1971, 1971 के अंदर। साहिब्स फैमिली इज़ अमोंग दैम, साहिब का परिवार भी उनमें से ही एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वर्ल्डनेस, जिस ज़माने में 1971 में जब ये आए थे 1971 में, उस समय सीमापुरी का इलाका एक जंगली इलाका हुआ करता था। इट स्टिल इज़, ये आज भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज ये ज़्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यहाँ कच्चे मकान हैं, कीचड़ से बने हुए मकान हैं। विद रूफ्स ऑफ टीन, टीनों से बनी हुई छतें हैं। एंड टारपोलिन, और जगह जगह तिरपाल बिछी हुई हैं छतों के ऊपर। डिवाइड ऑफ सीवेजेस, गंदी नालियाँ हैं। ड्रेन्स ऑफ रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी है। लिव 10,000 ट्रैक पिकर्स, और लगभग 10,000 के करीब कूड़ा बीनने वाले लोग यहाँ रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, इन लोगों को यहाँ रहते हुए 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, इन लोगों के पास अपनी कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट, ना इनके पास कोई परमिट है, परमिशन है। बट विद राशन कार्ड, लेकिन हाँ इन लोगों के पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिसकी वजह से इनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर आता है। एंड एनेबल दैम, जिससे ये सक्षम हो पाते हैं टू बाय ग्रेन, कुछ अनाज ले पाने के लिए। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, बहुत अच्छी लाइन लेखिका कहती हैं। भोजन जो है वो ज़्यादा आवश्यक है सर्वाइवल करने के लिए, जीवित रहने के लिए, किसी पहचान की बजाय। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यहाँ से लेखिका से किसी की बात हुई है जब वो सीमापुरी गई थी, तो किसी दूसरे की कोटेशन को दिखा रखा है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज़, अगर दिन के अंत तक हम अपने परिवार को फीड करा लेते हैं, खाना खिला देते हैं, एंड गो टू बेड, और अपने बिस्तर पे चले जाते हैं, विदाउट एन एक्टिंग स्टोमक, बिना अपने पेट को दर्द किए हुए, यानी खाली पेट रहने से पेट में दर्द होता है, भूख लगती है, उनके पास भोजन उपलब्ध नहीं है, ऐसा कहती हैं। वी वुड रेदर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे उन खेतों की बजाय जो हमें अनाज नहीं देते। से एक ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज़, तो वहाँ खड़ी हुई एक ग्रुप था लेडीज़ का, औरतों का, और जिसकी साड़ी फटी हुई थी,
धब्बे धब्बे थे, पैचिंग थी जिसके ऊपर, उसने कहा व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, क्योंकि तब मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि तुमने अपनी हरी भरी धरती को क्यों छोड़ दिया, इसका जवाब उन्होंने दिया था। एंड रिवर्स, और नदियों को क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे खेतों में रहने से, ऐसी ज़मीन पे रहने से क्या फ़ायदा है जहाँ अनाज ही ना हो, इससे तो यहीं रहना ही ठीक है, कम से कम खाना तो मिलता है। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी ऐसे लोगों को खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने टेंटों को वहाँ लगा देते हैं, गाड़ देते हैं। एंड बिकम ट्रांजिस्ट, ये जो टेंट लगाते हैं, ये जो घर लगाते हैं, वो अस्थाई होता है, ट्रांजिस्ट होम होते हैं, कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, इन्हीं घरों में, टेंट के घरों में, कच्चे घरों में बच्चे उनके बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनकी जीविका के साधन भी बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी जैसे इलाके में सर्वाइव करने का, जीवित करने का केवल एक ही मतलब हो सकता है, रैक पिकिंग करना, यानी कि कूड़े को उठाना। थ्रू द ईयर्स, बहुत सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, अब ये उन लोगों की एक कला बन चुकी है कूड़े को उठाना, बहुत सालों से उठाते चले आ रहे हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, कूड़ा नहीं है उनके लिए, अब वो एक कूड़े का ढेर उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके दिन प्रतिदिन की रोटियां हैं। ए रूफ ओवर द हेड्स, एक छत है उनके सर पे। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे उनकी छत ऊपर से लीक करती हो, चाहे उससे पानी आता हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो ये बहुत कुछ ज़्यादा है। ऐसा उनकी दुर्दशा का वर्णन, उनकी बैड कंडीशन का वर्णन लेखिका ने किया है। अब वो साहिब से कुछ क्वेश्चन पूछती है, साहिब उसका उत्तर देता है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपीज़ नोट, साहिब सेज, हिज आइज लाइटिंग अप। साहिब उनसे कहता है, एनीस जंग से राइटर से, कभी कभी ना मुझे 10 रुपये का एक नोट मिल जाता है। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग। लेखिका कहती हैं, अगर आपको कूड़े के किसी ढेर से कोई सिल्वर का कॉइन मिल जाता है तो आप उसकी तलाश करना नहीं छोड़ेंगे। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तलाश और तलाश करते रहेंगे। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग ऑफ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ द मीन टू देयर पेरेंट्स। लेखिका कहती हैं, यहाँ बच्चों के लिए कूड़े के ढेर का मतलब अलग है और उनके माँ बाप के लिए कूड़े का ढेर का मतलब अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ द रैप्ड इन वॉन्डर, बच्चों के लिए तो ये आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ है, क्योंकि पता है बच्चे तभी कुछ चीज़ ढूंढेंगे जब वहाँ से कोई सिक्के मिलेंगे या कुछ मिलेगा। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन ऑफ सर्वाइवल, जबकि बड़ों के लिए ये कूड़ा बीनना जो है वो जीवित रहने का एक साधन है। कुछ दिन बीतते हैं, लेखिका फिर कुछ दिनों के बाद का वर्णन करती हैं। वन विंटर मॉर्निंग, सर्दियों की एक सुबह की बात थी। आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैंने देखा कि एक जो तारबंदी हुआ एक क्लब था, वहाँ उसके पड़ोस में, उसके बिल्कुल पास साहिब खड़ा हुआ था। वॉचिंग टू यंग मैन, वो देख रहा था दो युवकों को, ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, प्लेइंग टेनिस, वो लोग टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, ही हम्स, वो कहता है कि मुझे ये खेल बहुत पसंद है, वो गुनगुनाता रहता है। उसी के पास में राइटर्स, ऑथर एनी जंग खड़ी हैं। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो पीछे से गुनगुनाता हुआ इस बात को कहता है, अच्छे से खड़ा हुआ है, लेकिन कुछ बात को और ऐड करता है। वो कहता है, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है, मैं कभी कभी अंदर चला जाता हूँ जब इस कोर्ट के अंदर या यहाँ कोई होता नहीं है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो यहाँ का गेट कीपर है वो मुझे स्विंग करने की इजाज़त दे देता है, झूला झूलने की इजाज़त दे देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, साहिब ने भी जूते ऐसे पहन रखे थे जो कि उसके डिस्कलर्ड शर्ट के ऊपर, रंग बिरंगी कमीज के ऊपर, और शॉर्ट यानी कि उसके निक्कर के ऊपर कुछ अजीब से लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशंस,
साहिब कहता है कि मुझे ना किसी ने इन जूतों को दिया है, वर्णन करने के लिए। लेखिका जब उसके शूज़ की तरफ देखती है तो वो कहता है कि मुझे तो ना किसी ने शूज़ को दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। सच्चाई तो ये थी कि वो किसी धनी लड़के के फटे हुए जूते थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, शायद उस लड़के ने मना कर दिया होगा उनको पहनने से। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उन दोनों जूतों में से एक जूते के अंदर होल हुआ पड़ा था, थोड़ा सा छेद हुआ पड़ा था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये छेद उसको परेशान नहीं कर रहा था साहिब को। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, अरे उनको क्या परेशान करना जो नंगे पैर रहते हैं। इवन शूज विद ए होल इन ए ड्रीम कम ट्रू, उनके लिए तो ऐसे जूते भी मिलना ऐसा है जैसे सपने का पूरा हो जाना। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग, लेकिन जिस खेल को वो देख रहा था, सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर था। लेखिका कहती हैं, ऑथर कहती हैं, एनिजन कहती हैं कि वो उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर था। उस गेम तक तो बेचारा वो पहुंच भी नहीं सकता था, ऐसी दुर्दशा के लिए बता रही हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसका लास्ट पैराग्राफ है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। उस सुबह जो साहिब था एक रास्ते पे जा रहा था, जो कि दूध वाले रास्ते पर, जहाँ से मिल्क बूथ जहाँ से मिलता है, जैसे डेयरी वगैरह जहाँ होती हैं, मदर डेयरीज वगैरह, ऐसे लेने के लिए जा रहा था। इन हिज हैंड इज स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में स्टील से बना हुआ एक कैनिस्टर था। हिंदी में उसको कनिस्तर कहते हैं, डब्बा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से उसके हाथ में था जिसमें मिल्क वगैरह ले जा सकते हैं। अब कुछ कहता है वो लेखिका से, आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड। वो कहता है ये सड़क जो नीचे की तरफ जा रही है वहाँ काम करता हूँ मैं अब, एक टी स्टॉल के ऊपर, चाय की दुकान के पास। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो दूर इशारा करते हुए बताता है कि मैम मैं वहाँ काम करता हूँ, दूर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे वहाँ 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा भोजन भी मुझे मिलता है। एनीस जंग उसको देख के पहले से ही बहुत परेशान थी। उससे क्वेश्चन पुटअप करती है, डज यू लाइक द जॉब, क्या तुम इस नौकरी को पसंद करते हो। आई आस्क, लेखिका कहती है कि मैंने उससे पूछा क्या तुम पसंद करते हो इस ऐसी नौकरी करना। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, लेखिका कहती है मैंने उसके चेहरे को देखा। हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, वो अपनी जो पहली जो लुक थी उसकी, जो कभी रैक पिकिंग करते समय मिलती थी, वो उस लुक को खो चुका था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, और जो स्टील का जो कैनिस्टर था वो प्लास्टिक बैग की बजाय बहुत भारी नज़र आ रहा था। प्लास्टिक बैग यानी जिसमें वो रैक पिकिंग करने का काम करता था। ही वुड कैरी सो लाइटली, उस कूड़े के जो प्लास्टिक बैग था उसको बहुत लाइटली वो ले जाता था, ओवर हिज शोल्डर्स, अपने कंधे पर रख के। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो कूड़े का ढेर का जो बैग था वो उसका खुद का था। द कैनिस्टर्स बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन जो कनिस्तर था वो संबंध रखता था उस आदमी से, हु ऑन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का मालिक था। बहुत ही ट्रेजिक लाइन लास्ट में लेखिका कहती हैं, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब जो है अपनी ज़िंदगी का मालिक नहीं रहा। तो सेकंड वाली जो स्टोरी है वो हम कल डिक्टेट करेंगे ऑनलाइन लगभग इसी टाइम। और प्यारे बच्चों और जो भी मुझे सुन रहा है, अगर आपको मेरा ये पसंद आता है बोलना, इस तरह से पढ़ाना, तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।